हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस बी, एचपीवी या फिर जिसको हम बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। ये एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक को मैंने एक पेज में समराइज़ करने की कोशिश की है। अगर ये टॉपिक आता है तो हमें किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो इसका हम क्विक रिवीजन देते हैं। क्विक रिवीजन मैं करवाती हूँ और एक इतने बड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैंने इतने एक पेज में समराइज़ करके उसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, जिसको हम एचबीवी या फिर सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। सबसे पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती हैं। ये समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैंने इसको एक जगह लिखा है। इसकी जो फैमिली है वो हेपेंडाविरिडेई है। जीनस है हेपेंडावायरस। वायरन जो कि स्पेरिकल है, इसमें एनवेलप होता है। जो एनवेलप होता है उसके ऊपर HBS एंटीजन होता है। इसका जीनोम है डबल स्टैंडर्ड DNA। एक अकेला ऐसा वायरस है जिसका जो जीनोम है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। बाकी जितने भी वायरस हैं उनका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। स्टेबिलिटी देखें तो ये एसिड सेंसिटिव है। ये नॉर्मली जो एज है वो यंग अडल्ट या फिर बेबीज़ में हमको देखने को मिलता है। इसका जो रूट है वो ब्लड, सेक्सुअल और वर्टिकल इसका ट्रांसमिशन होता है वाया ब्लड। सेक्सुअल तो हम समझते हैं, वर्टिकल मीन्स मदर टू चाइल्ड। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो 30 to 180 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड है और इसका एवरेज देखें तो 60 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड है। फ्लूमिनेंट, ये बहुत रेयर फ्लूमिनेंट होता है। इसका कैरियर, हाँ ये कैरियर होता है। ये क्रोनिकसिटी भी रहती है लेकिन 1 to 10% देखी जा सकती है और ऑन्कोजेनेसिटी इसमें रहती है। ये कैंसरस हो जाते हैं। प्रेवलेंस भी लेकिन इनमें हाई है, तो इनसे हम प्रिवेंशन ले सकते हैं इस वायरस से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें याद करनी है। इसकी फैमिली, जीनस, वायरन के बारे में, एनवेलप है या नहीं इसके बारे में, जीनोम के बारे में। जीनोम इज़ मीन कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। और फिर इसके बाद इसका रूट हमें याद रखना है, ये किस एज में होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका याद रखना है। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये याद रही जाएंगी, C कैरियर, क्रोनिसिटी और ऑन्कोजेनेसिटी। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में देखें हैं, एंड मॉर्फोलॉजी में हम इसके एंटीजन के बारे में बात करेंगे। जितने हम मॉर्फोलॉजी में ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी ये सब हम लिख सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजी, इसका जो आउटर सरफेस है उसमें HBS एंटीजन प्रेजेंट होता है और जो इनर है वो न्यूक्लिक एसिड में 2 पार्ट होते हैं। एक कोर होता है, एक प्री कोर होता है। सबसे पहले एनवेलप, उसके अंदर प्री कोर एंड देन कोर। तो जो कोर होता है उसमें होता है HC एंटीजन एंड प्री कोर जो होता है उसमें HE एंटीजन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमने अभी पढ़ा था ये सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट हो जाता है, वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाता है। वर्टिकली मीन्स मदर टू चाइल्ड। पैरेंटल ट्रांसमिशन हो जाता है वाया निडल स्टिक इंजरी, इंजेक्शन, ये सब। एंड स्किन कॉन्टैक्ट से भी ये मोड इसका ट्रांसमिशन होता है। स्किन कॉन्टैक्ट में जैसे कि कोई इंसान है जिसको पहले से हेपेटाइटिस है, उसको अगर कोई लीजन है, उसका लीजन अगर कॉन्टैक्ट में आता है किसी और इंसान के, तो इसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स देखें। क्लिनिकल फीचर हम जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड लिखते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड हमने यहीं देखा था 30 to 180 डेज़ है। सबसे पहले लिखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड 60 डेज़ का होता है एवरेज। और सब क्लिनिकली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। देन ये एक्यूट हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है एंड देन क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी भी 2 फेजेस होते हैं, एक प्री इक्टेरिक एंड पोस्ट इक्टेरिक। तो 2 फेजेस में कैसे ये क्लिनिकल फीचर्स अपने प्रेजेंट करता है। प्री इक्टेरिक, जॉन्डिस होने से पहले वॉमिटिंग और नोजिया होगा। और पोस्ट इक्टेरिक, जॉन्डिस होने के, जॉन्डिस मतलब जॉन्डिस हो गया है देन जॉन्डिस रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब इसके ये कुछ फेजेस हैं इस बीमारी के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये चार्ट इसको समझ लेते हैं तो हमें समझ लो ये पूरी बीमारी समझ में आ गई। और अगर हम ये चार्ट अपनी यूनिवर्सिटी के आंसर शीट में बनाते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी आया, इन्फेक्शन किया, इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, अपन हमें हुआ एक्यूट हेपेटाइटिस। अब वो एक्यूट हेपेटाइटिस मेजरली तो रिकवरी की तरफ ही जाता है। 90 to 95% वो रिकवरी की तरफ जाता है। लेकिन जो लेस देन 1% है वो फल्मिनेंट हो सकता है और मॉर्टेलिटी करा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ। एक्यूट हेपेटाइटिस के बाद वो क्या हुआ, रिकवरी हो सकती है।
अगर रिकवरी नहीं हुई, 90 to 95% रिकवरी नहीं हुई, तो 5% लोगों में ये क्रोनिसिटी लेके आ सकता है। क्रोनिसिटी हुई तो क्रोनिसिटी से भी इसके 3 चांसेस हैं। क्रोनिसिटी से या तो ये सीधे रिकवरी हो जाए, लेकिन इसके ये बहुत ही कम चांसेस हैं, ओनली 2% कि ये क्रोनिक होने के बाद रिकवरी कराए। अगर क्रोनिक हुआ है तो सबसे ज़्यादा चांस इसके हैं कि ये आगे चल के हमें और ज़्यादा ये घातक हो जाएगा, या फिर 30% ये कैरियर बन जाएगा। अगर ये कैरियर बनता है तो क्या होगा, इम्यूनो टॉलरेंट HBV इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर क्रोनिक इन्फेक्टेड HBV इन्फेक्शन हो सकता है। और 70% इसके चांस हैं कि इम्यूनो रिएक्टिव HBV इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर क्रोनिक इनएक्टिव HBV इन्फेक्शन हो जाए। जब ये क्रोनिक इनएक्टिव HBV इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके 12 to 20% चांसेस है कि इसे लिवर सिरोसिस कराए। लिवर सिरोसिस हो जाने के बाद ये 2 रास्ते हैं इसके पास। 5 साल बाद या तो लिवर फेलियर हो जाता है, 5 साल बाद या तो कार्सिनोमा हो जाता है, मतलब कैंसर हो जाता है। तो लेकिन जो लिवर फेलियर है उसके ज़्यादा चांसेस हैं, 12% और 6% है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्रोनिसिटी के बाद जो भी स्टेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस वहीं अगर रिकवर हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो ये जो चार्ट था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन यहाँ पे जो परसेंटेज हैं उनको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, रिकवरी हो जाती है मैक्सिमम, फल्मिनेंट हो जाता है लेस देन 1%, 5% ये क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक हो गया तो भी रिकवर हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। ये कैरियर स्टेट में जा सकता है, या फिर ये और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन लेके आ सकता है। कैरियर स्टेट होगी तो इम्यूनो टॉलरेंट इन्फेक्शन हो गया, फिर क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक होगा तो भी इम्यूनो रिएक्टिव इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक रिएक्शन हो सकता है। जो क्रोनिक है वो सिरोसिस करा सकता है, लिवर फेलियर और कार्सिनोमा करा सकता है। इनकी जो परसेंटेज है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब हम मेन बात पे आते हैं, इनका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस या तो हम इसके एंटीजन मार्कर्स देख सकते हैं या फिर एंटीबॉडी मार्कर्स देख सकते हैं। पूरे डिसीज़ में ये जो एंटीजन मार्कर और एंटीबॉडी मार्कर्स जिस सीक्वेंस में हमको दिखते हैं उस हिसाब से हम इसकी क्रोनिसिटी और कितना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है हेपेटाइटिस, या फिर उसकी रिकवरी फेज़ है हेपेटाइटिस की, ये हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका ये देखते हैं कि ये जो मार्कर्स हैं वो क्या इंडिकेशन देते हैं। सबसे पहले एंटीजन मार्कर, हमने 3 एंटीजन देखे थे, कोर में, प्री कोर में एंड एनवेलप में। सबसे पहले हमने एनवेलप में देखा था HBS एंटीजन। ये अर्ली मार्कर है। सबसे पहले जो हमारी बॉडी में एंटीजन जो आता है हेपेटाइटिस बी का, वो HBS एंटीजन होता है। तो अगर ये हमको बॉडी में दिखता है तो यहाँ अर्ली मार्कर है, हमको बताता है कि जस्ट अभी इन्फेक्शन हुआ है, इंडिकेट द एक्यूट कैरियर स्टेज। नेक्स्ट है HBE एंटीजन। HBE एंटीजन वो हमारे प्री कोर में था। ये हमको इंडिकेट करता है रेप्लिकेटिंग स्टेज और हाई इन्फेक्टिव। अगर हमको बॉडी में HBE एंटीजन दिखता है मतलब वायरस अपने पीक पे है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव फेज़ में है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेटिंग फेज़ में है। नेक्स्ट आता है HBC एंटीजन। ये हमें नॉर्मली सीरम में नहीं दिखता है क्योंकि ये कोर के अंदर है, ये कोर के अंदर ही रहता है। तो ये 3 एंटीजन मार्कर्स हैं। देन एंटीबॉडीज़ देखेंगे। एंटीबॉडीज़ भी हमारी इनसे रिलेटेड है। सबसे पहले HBS एंटीबॉडी, ये क्या करता है, रिकवरी फेज़ को। जो HBS एंटीजन था वो अर्ली मार्कर था, लेकिन जो HBS एंटीबॉडी है वो रिकवरी फेज़ को इंडिकेट कर रही है। अब रिकवरी फेज़ क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में आती है और वैक्सीनेशन को ये इंडिकेट करती है। अब HBE एंटीबॉडी, HBE एंटीबॉडी क्या है, ये लो रेप्लिकेशन और लो इन्फेक्टिविटी को बताती है। अगर E एंटीजन तो था वो हाई रेप्लिकेटिंग स्टेज बता रहा था, इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनती है जो कि है HBE एंटीबॉडी, तो वो लो रेप्लिकेशन और लो इन्फेक्टिविटी को बताता है। ईजी है। और C एंटीबॉडी के लिए अब नॉर्मली जो एंटीजन है C एंटीजन है वो निकल नहीं रहा है, तो डायरेक्टली HBC एंटीबॉडी नहीं बनती है। हम इसके लिए IgG और IgM बॉडीज़ को देखते हैं। IgM अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो वो एक्यूट फेज़ को इंडिकेट करती है, और IgG एंटीबॉडीज़ हैं तो क्रोनिक फेज़ को इंडिकेट करती है। ये हमको स्टार्टिंग से ही पता है। अब इनका जो सीक्वेंस है वो याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो सीक्वेंस है उससे हमको ये भी पता चलता है कि कौन सा स्टेज चल रहा है, और इसका भी जो हमने अभी पढ़ा वो रिवीजन हो जाता है। देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अर्ली मार्कर क्या होता है हमारा HBS एंटीजन।
HBs एंटीजन सबसे पहले आएगा हमारी बॉडी में, हमारी सीरम में अगर ये दिखता है तो वो क्या है, एकदम अर्ली मार्कर है, इन्फेक्शन जस्ट अभी हुआ है, तो HBs एंटीजन आएगा। HBs एंटीजन आया तो नॉर्मली उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो नहीं बनेगी, उसके बाद HBe एंटीजन आएगा। एस एंटीजन आया, दूसरी बार भी एक और एंटीजन आएगा HBe एंटीजन। हमें पता है HBc एंटीजन तो आते ही नहीं है सीरम में, तो इसको भूल जाओ। 2 एंटीजन है, सबसे पहले दोनों एंटीजन आ गए, तो सबसे पहले HBs देन HBe। अब एंटीबॉडीज़ आना प्रोड्यूस होंगी, तो एंटीबॉडीज़ ना HBs के लिए बनेंगी ना HBe के लिए बनेंगी। एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी वो HBc के लिए बनेंगी। HBc एंटीबॉडी बनेंगी जो कि IgM आएगा, क्योंकि IgM पहले आता है, एक्यूट है, तो सबसे पहले IgM आया। अब किसके लिए एंटीबॉडी बनेगी, सी के लिए उन्होंने बना दिया। अब बचा क्या, एस और ए। हमने देखा था कि एस के लिए सबसे लेट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, क्योंकि वही तो रिकवरी फेज़ बताता है सबसे लास्ट में। तो अब HBc के लिए बन गया। अब बचा क्या, HBe। तो HBc के बाद HBe की एंटीबॉडी बनेंगी। HBe एंटीबॉडी बनने के बाद हमने देखा था फिर से HBc की एंटीबॉडी बनेंगी, तो इसमें G वाला IgG एंटीबॉडीज़ आएंगी, एंड लास्ट में HBs के अगेंस्ट HBs एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो हमने देखा सबसे पहले अर्ली मार्कर आएगा, ये याद रखें। लेट मार्कर में अपन को ये याद है कि HBs एंटीबॉडी, तो स्टार्टिंग और लास्ट हमको पता है। देन हम दूसरा एंटीजन निकालेंगे HBe। HBe के बाद हम C वाली एंटीबॉडीज़ को याद रखेंगे, M और C, G, और बीच में हम HBe एंटीबॉडीज़ को रख देंगे। ये सीक्वेंस याद रखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बार अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले HBs एंटीजन, HBe एंटीजन, देन एंटीबॉडी वो भी C के लिए IgM, देन E के लिए एंटीबॉडी, देन फिर से C के लिए एंटीबॉडी, एंड देन HBs, लास्ट में HBs। तो ये था इसका सीक्वेंस। ट्रीटमेंट अगर देखें तो हम इसमें एंटीवायरल एजेंट्स दे सकते हैं, टेनोफोबिर और टेल्वीवुडीन। प्रोफाइलेक्सिस हम कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस में हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम सीधे एंटीजेंस देखते हैं, वायरस देते हैं और वैक्सीन लगाते हैं। पैसिव में हम सीधे एंटीबॉडीज़ देते हैं, HBV, इम्यूनोग्लोबिन या HBIG दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए भी पूछ सकते हैं, अलग से एक शॉर्ट नोट आ सकता है, वेरी शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट से बनता है। इसमें HBs एंटीजन का हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ये प्रिपेयर्ड होता है बाय DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्लोनिंग होती है S जीन की, और ये यीस्ट क्रोमोसोम में बनता है। इसका रूट अगर हम देखें इस वैक्सीन का, तो इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। डोज है 10 to 20 माइक्रोग्राम डोज देते हैं, और इसी डोज का हाफ कर देते हैं इन द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। तो ये था हमारा हेपेटाइटिस बी। इसको मैंने 1 पेज में समराइज़ करने की और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू।